Now we will discuss about the displacement of the center mass. So let's see it. Let's suppose ये हो गई हमारी x axis and ये है y axis, correct? Okay, this is y axis and this is the x axis. और ये हो गया 0,0, मतलब ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ मासेस ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये m1 मास है एंड ये इसकी पोजीशन हो गई m1 मास की। ऐसे ही एक और मास ले लेते हैं m2 और एक मास ले लेते हैं m3 यहाँ पर। थ्री मासेस लिए हुए हैं। ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी हमारी m2 मास की एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ m3 मास। ऑलराइट, सो ये सभी इनकी इनिशियल पोजीशन है। इसे मैं लिख देता हूँ r1, ये हो गया r2 एंड दिस इज r3। अब इनको हम डिस्प्लेस करवाते हैं। लेट सपोज जब हमारा m1 यहाँ है, m2 यहाँ पर है, m3 यहाँ पर है, तो जो सेंटर मास है वो लेट सपोज यहाँ पर कहीं है हमारा। दिस इज द सेंटर मास, इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर मास। ठीक है, ये सही है सब कुछ। ऑलराइट, अब हो क्या रहा है, ये जो सेंटर मास है, ये जो m1 मास है वो यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस होता है। ऑलराइट, और जो m2 है वो यहाँ से यहाँ जाता है। और लेट्स सपोज m3 मास यहाँ से यहाँ तक जाता है। करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं डिस्प्लेसमेंट m1 मास में कितना हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई इसकी और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। करेक्ट, r1 डैश, ऐसे ये हो जाएगी r2 डैश एंड ये हो जाएगा r3 डैश। सही है, सो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल r1 डेल r2 एंड ये होगा डेल r3। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट मास में, डिस्प्लेसमेंट सेकेंड मास में एंड डिस्प्लेसमेंट थर्ड मास में। तो अगर मासेस में डिस्प्लेस हो रहा है तो सेंटर मास लेट सपोज यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच जाता है हमारा एंड दिस इज आरसीएम। करेक्ट, और वो यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द सेंटर मास डेल आरसीएम। डेल आरसीएम, ये डिस्प्लेसमेंट इन द सेंटर मास हो गया। तो यही हमें चाहिए। करेक्ट, सो डिस्प्लेसमेंट इन द सेंटर मास हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, डेल आरसीएम इक्वल टू m1 डेल r1, है ना। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, डेल RCM इक्वल टू m1 डेल r1 प्लस m2 डेल r2। डेल r1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट मास। डेल r2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड मास। करेक्ट, और ऐसे लेट सपोज अगर n मास होंगे तो हम m तक चले जाएंगे, जितने ही मासेस हैं उनका लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2, जितने भी मास है वहां तक हम उनको ऐड कर लेंगे। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे निकालना है हमें। अब अगर मुझे निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला में लिखूंगा डेल एक्स सी एम इक्वल टू m1 डेल x1, है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। डेल एक्स सी एम इक्वल टू m1 डेल x1, m2 डेल x2, एंड जितने भी हैं वहां तक लिखेंगे इसको, डिवाइड बाय टोटल मासेस जितने भी हैं जहां तक भी जा रहा है। ऐसे डेल वाई सी हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा m2 डेल y2। अच्छा, वाई सी हम लिख रहे हैं तो डेल वाई सी एम इक्वल टू m1 डेल y1 प्लस m2 डेल y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर जेड कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, m1 डेल z1 m2 डेल z2 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो इस तरीके से मैं पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेंटर मास में वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, या एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, या वाई में कितना हुआ है, या जेड में कितना हुआ है। इन फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास, करेक्ट। उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन हो सकता है देखते हैं। 2 पार्टिकल ऑफ मास 2 kg and 4 kg lie on the same line. If 4 kg is displaced rightward by 5 meter, then by what distance 2 kg should be moved for which center of mass will remain at the same position? यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो वो जीरो रहे, वो सेम पोजीशन पर ही रहे। मतलब उसका अगर सेम पोजीशन पर रहेगा तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट। इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन ले लेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड द राइट हो रहा है तो उसे पॉजिटिव बोल देंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड द लेफ्ट हो रहा है, करेक्ट, उसे नेगेटिव बोल देंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास जीरो रहे। दूसरी चीज m1 मास हमारा 2 kg है, एंड 4 kg lie on the same line. 4 kg is displaced rightward by 5 meter, correct. By what distance 2 kg should be moved for which center mass will remain at the same position? So m1 हो गया हमारा 2 kg, और इसी का हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है कि कितना करना चाहिए कि जो सेंटर मास है वो सेम पोजीशन पर रहे। अब m2 मेरा हो जाएगा यहाँ पर 4 kg, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइटवर्ड हो रहा है 5 मीटर में, तो मैं इसे लिखूंगा प्लस 5 मीटर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, एक लाइन में ही लाई कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2, करेक्ट। दो ही मास है तो बस दो तक ही जाना है, इसमें 3 होते तो 3 तक जाते। अब हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास जीरो रहे, तो यहाँ पर जीरो रख दो। व्हाट इज द m1 वैल्यू हियर, इट इज 2 kg। व्हाट इज द डेल x1 हियर, वी डोंट नो, तो उसे एज इट इज रख लो। प्लस m2 यहाँ पर कितना है 4 kg है, एंड डेल x2 कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 इज 2, m2 इज 4, सो इट इज 6। अब इसको इधर भेज दो तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू 2 डेल x1 प्लस 4 इंटू 5 करेंगे, देन हाउ मच इट विल बी 20। सो डेल x1 कितना आ रहा है मेरा, -10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -10 मीटर आ रहा है। अब नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर, कि इसे लेफ्ट में हमें शिफ्ट करना चाहिए। मतलब जो हमारा इसमें पूछा गया है कि 2 kg मास को कहां पर करना चाहिए, तो 2 kg को हमें डिस्प्लेस करना चाहिए लेफ्ट में, करेक्ट, और 10 मीटर जितना करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो सेंटर मास सेम पोजीशन पे ही रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नाउ एक और क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज शिफ्ट बाय 5 मीटर टुवर्ड द राइट, देन बाय व्हाट डिस्टेंस द पार्टिकल ऑफ मास 3 kg should be shifted so that the center of mass will shift by 2 मीटर toward the right. So ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। इसमें हम चाहते हैं सेंटर मास 2 मीटर टूवर्ड द राइट शिफ्ट हो जाए, मतलब इसमें मैं डेल एक्ससीएन क्या लूंगा, पहले चाहते थे कि वो मूव ही ना करे, बट इस केस में हम चाहते हैं 2 मीटर टूवर्ड द राइट हो जाए, मीन्स प्लस 2 मीटर ले लूंगा मैं इसको, है ना। साइन कन्वेंशन वही रखेंगे, राइट में पॉजिटिव एंड लेफ्ट में शिफ्टिंग हो रही है तो नेगेटिव रखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर सेंटर मास को हम शिफ्ट करवाना चाहते हैं 2 मीटर टूवर्ड द राइट, इसलिए +2 लिखेंगे। फिर ये m1 हो गया और इससे शिफ्टिंग ले लेंगे, और फिर उसका 3 kg हो गया, उसकी शिफ्टिंग पूछी गई है तो आप उसे निकाल लोगे, करेक्ट। तो जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया, फॉर्मूला यूज किया, वैसे ही आपको ये करना है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेने हैं एंड आपको इसको सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ऑलराइट। सेम बेसिस पे आप इसको भी करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजें देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट। सो हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास, है ना, तो अभी अभी हमने पढ़ा, इट इज m1 del r1 प्लस m2 del r2 एंड सो ऑन, करेक्ट। ये हमने पढ़ा था अभी अभी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पर। देखो m मास तो कांस्टेंट ही है ना, तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी टी, ये डेल r1 हो जाएगा, m2 dy बाई डी टी डेल r2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज व्हाट, इट इज द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज व्हाट, इज द वेलोसिटी। सो मैं इसे डेल r1 बाई डी टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विथ वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास। तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास का फॉर्मूला मिल चुका है। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास इज व्हाट, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसके बाद में आप m1 m2 को इधर भेजो, सो ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 VCM इक्वल टू m1 v1 m2 v2 एंड सो ऑन। तो देखो m1 v1 क्या है, दिस इज द मोमेंटम। देखो ये सारी वेक्टर क्वांटिटी को है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर भी पुट कर लो यहाँ पर, है ना। ये सारी सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज ही है, ऑलराइट। सो ये मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल हो जाएगा एंड सो ऑन, जितने भी हैं उन सभी को हम ऐड कर देंगे। m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, सही है ना, और ये वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास हो जाएगा। अब P1 प्लस P2 इन सभी को ऐड करेंगे, मतलब सिस्टम में लेट्स सपोज हमारे n नंबर ऑफ पार्टिकल, सभी को ऐड करोगे, सभी पार्टिकल का मोमेंटम, है ना, एज अ वेक्टर, तो आपको मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगा। तो मास ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल मास इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये आपको मिल रहा है यहाँ पर, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास, ये हमें देखने को यहाँ पर रिलेशन मिल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होगी जो कि आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि आपको मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पूछा गया है, आपको वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास गिवन है, एंड जो पार्टिकल है उनके मास गिवन है, लेट्स सपोज 2 kg 3 kg 4 kg 5 6 5 के मासेस हैं एक सिस्टम के अंदर, उनके मास आपको गिवन है, और आपको वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास दिया गया है, और आपसे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पूछा जाए, तो आपको वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास को मास ऑफ द सिस्टम से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऑलराइट। ये हमें मिल जाएगा, करेक्ट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अब एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर मास की बात कर लेते हैं। तो मुझे वेलोसिटी मिल चुकी है, अगर मैं इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मुझे एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। तो मुझे मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इसको इधर लेकर जाओ, है ना, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा मास ऑफ द सिस्टम into acceleration of the center mass
इक्वल टू m1a1 प्लस, तो ये m1a1 क्या है, ये जो फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पर लग रहा है, m2a2 क्या है, फोर्स जो सेकंड पार्टिकल पर लग रहा है, एंड mnan क्या है, जो nth पार्टिकल पर लग रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू व्हाट f1 प्लस f2 प्लस fn, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये हमारा क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज द मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर मास। अब ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे लिए, और ये क्या बता रही है इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, करेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर मास, करेक्ट। ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिली है। अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, so what will happen here if I will put f equal to 0, then definitely I will get acceleration of the center mass is 0, तो मुझे acceleration of the center mass 0 मिल जाएगा। अब अगर acceleration of the center mass 0 है तो velocity of the center mass constant होगी, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास कांस्टेंट होगी, अगर एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम होगी यहाँ पर, करेक्ट। मतलब मान लो कि कोई सिस्टम था जिसमें दो पार्टिकल थे, इनिशियली वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे पूरा सिस्टम, और इवेंट हुआ, उसके बाद अगर कोई पूछे उनकी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास क्या होगी, तो तब भी उनकी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। अगर इवेंट से पहले 2 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, है ना, तो आफ्टर द इवेंट भी सेंटर मास की वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। अगर रुका हुआ था सेंटर मास तो रुका रहेगा, इनिशियल अगर 0 तो फाइनल भी 0 होगी, अगर इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड तो फाइनल भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, करेक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, two particles which are initially at rest move toward each other under the action of their internal attraction if their speed are v and 2v at any instant, then speed of center mass of the system will be what। तो यहाँ पर speed of center mass पूछ रहा है कि क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट। सो देखते हैं क्या होना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। दो पार्टिकल है m1 एंड m2, है ना। टू पार्टिकल आर इनिशियली अट्रैक्ट और इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। मूव टुवर्ड द ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। अब ये इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से जा रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। और इनकी स्पीड कितनी है, v एंड 2v है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। v एंड 2v इज द स्पीड, किसी इंस्टेंट पर ये है। स्पीड ऑफ सेंटर मास पूछा गया कि क्या होना चाहिए। अब अगर आप देखो इन दोनों मास को और इसको हम एक सिस्टम एज्यूम करें, है ना, तो इनमें जो फोर्स लग रहा है इट इज द इंटरनल फोर्स। वैसे तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल ही दिया इट इज द इंटरनल अट्रैक्शन, है ना, ये इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो वी नो दैट एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 होता है, सो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होती है। मैंने आपको बताया था अगर इनिशियली रुका हुआ है तो फाइनल भी रुका होगा, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास हमारी 0 होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पर किस टाइप के और क्वेश्चन हो सकते थे, जैसे यहाँ पर दो मासेस हैं, करेक्ट, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी जगह पर चार्जेस भी हो सकते थे, जैसे प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस 2q चार्ज, इन दोनों को रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस 2q चार्ज, इन दोनों को पास में रखा गया है। अब इसमें पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास क्या होगा। अगर इनिशियली 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास 0 है, इनिशियली वो रेस्ट करे, तो डेफिनेटली फाइनल भी उसकी 0 ही होगी, क्योंकि यहां पर भी ये अट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द इंटरनल फोर्स, करेक्ट। अगर मैं इसको सिस्टम एज्यूम कर लूं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये भी एक इंटरनल फोर्स है,
इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर भी 0 होगा। 0 होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास हमारा 0 होगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस टाइप की अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास 0 होगी। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the arrangement shown in the figure, m equal to 2 kg and mb equal to 1 kg, the string is light and inextensible. Find the acceleration of center of mass, both the block, neglect air friction everywhere. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी इट एवरीवन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक हमारे पास में पुली है, करेक्ट, एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग हो गई एंड एक स्ट्रिंग यहाँ पर हो गया। अब एक ब्लॉक यहाँ पर हैंग कर रहा है, एक ब्लॉक यहाँ पर हैंग करता है। ये हो गया हमारा 2 kg का ब्लॉक ए एंड दिस इज बी। सो दिस इज 2 kg ब्लॉक एंड दिस मास ऑफ द बी ब्लॉक इज 1 kg, करेक्ट। अब क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा, करेक्ट। स्ट्रिंग में टेंशन टी होगी, यहाँ पर भी स्ट्रिंग में टेंशन टी होगी, करेक्ट। तो ए ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा, बी ब्लॉक ऊपर की तरफ यहाँ पर जाने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास इसमें पूछा गया है। सो मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास का फॉर्मूला होता है m1 a1 m2 a2 divided by m1 plus m2. This is the acceleration of the center mass. So acceleration of the center mass का फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कितना है, मैं इसे और बी के फॉर्म में लिख लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन में भी हमें ए और बी गिवन है ना, तो बी हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द बी ब्लॉक, मास ऑफ द ए ब्लॉक एंड मास ऑफ द बी ब्लॉक। सो देखो ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ए का होगा उतना बी का भी होगा, जितनी वेलोसिटी ए की होगी उतनी बी की भी होगी, और जितना एक्सेलरेशन ए का होगा उतना बी का भी होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी सेम होगा, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक नीचे की तरफ जाएगा एक ऊपर की तरफ जाएगा, बस इतना सही डिफरेंस है, करेक्ट। तो ऊपर के लिए मैं पॉजिटिव ले लूंगा और नीचे के लिए मैं नेगेटिव ले लूंगा, करेक्ट। ये मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, नीचे के लिए नेगेटिव ऊपर के लिए पॉजिटिव। अब सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो ये हमने एनएलएम में भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑलराइट, उसी का यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो 2g इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, एंड 1g इसको रोकेगा, 2g ऐसे और 1g रोकेगा, है ना, अपोजिट साइड में लग रहा है 1g। सो 2g माइनस 1g, ये लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, करेक्ट, 2 + 1। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू g/3, ये हमें मिल रहा है g/3, करेक्ट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इट इज g/3, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमें मिल गया g/3। अब इसके बाद में हम आगे और क्या करें, देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब मुझे ए और बी का पता है, ए नीचे की तरफ जा रहा है, बी ऊपर की तरफ जा रहा है। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखूंगा, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। मास ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक कितना है, हमारा ए ब्लॉक का मास ये है 2 kg, सही है। नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव लेंगे, -g/3, प्लस मास ऑफ द बी ब्लॉक इट इज 1 kg, एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है बी ब्लॉक, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, g/3 है, सही है। डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसका 2 है इसका 1 है, तो ये 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, -2g/3 प्लस g/3, तो ये हो जाएगा हमारा -g/9।
This is the acceleration of the center mass. Minus g by 9. करेक्ट, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास. अब यहाँ पर माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस साइन यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है कि सेंट्रल मास नीचे की तरफ जा रहा है. सेंट्रल मास इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया था ना, यहाँ पर नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है ये सेंट्रल मास नीचे की तरफ मूव कर रहा है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अ वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg इज रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. अ गर्ल ऑफ मास 60 kg स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर एंड. द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 10 मीटर. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर व्हेन द मैन रीचेस द अदर एंड ऑफ द प्लैंक. करेक्ट. तो यहाँ पर मैन नहीं होगा, यहाँ पर हमारा गर्ल होगा. गर्ल लेना ही, ठीक है. सो इसको सॉल्व करते हैं. देखो क्या होगा. देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें हो क्या रहा है. जब गर्ल, ये प्लैंक है, गर्ल इस पर मूव कर रही है. जब गर्ल मूव करेगी तो गर्ल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जब गर्ल का एफबीडी बनाएंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसके लेग पर, है ना, उसके फुट पर, वो आगे की तरफ लगेगा, इसलिए वो आगे की तरफ जाएगी. और जो प्लैंक है उस पर पीछे की तरफ लगेगा, इसलिए वो पीछे की तरफ जाएगा, है ना. तो प्लैंक पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, गर्ल पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, गर्ल आगे की तरफ जाएगी, प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, है ना. और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट 0,0. यहां से मैं सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा. सो दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. अब ये गर्ल की इनिशियल पोजीशन हो गई. गर्ल आगे की तरफ जाएगी, प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा. तो लेट सपोज हमारा जो प्लैंक है वो थोड़ा सा एक्स इतना पीछे आ जाता है, ठीक है. इतना ये डिस्प्लेस हो चुका है. तो ये एक्स इतना पीछे गया, ठीक है. और गर्ल कितना डिस्प्लेस हुई है? गर्ल यहां से यहां पर पहुंच जाएगी. करेक्ट. गर्ल को यहां पर लेकर आ जाते हैं हम लोग. ये गर्ल यहां पर आ चुकी है. करेक्ट. गर्ल यहां पर आ गई. सो देखो, लेंथ ऑफ द प्लैंक कितना है ये भी देख लो एक बार. ये है 10 मीटर. तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, ठीक है. अगर मैंने बोला ये x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस 10 माइनस एक्स होगी. सही है. ये डिस्टेंस 10 माइनस एक्स होगी. अब a wooden plank of mass 20 kg and girl mass 60 kg. मैं लिख लेता हूँ m1. द मास ऑफ द गर्ल इज 60 kg. एंड अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस गर्ल की, तो डेल x1 इक्वल टू हो जाएगा ये. गर्ल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रेफरेंस पॉइंट से? इट इज 10 माइनस एक्स. सो वी विल राइट हियर 10 माइनस एक्स. करेक्ट. साइन कन्वेंशन वही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे पॉजिटिव, एंड जो लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे नेगेटिव साइन से हम नोट करेंगे. करेक्ट. नाउ प्लैंक की बात करते हैं. मास ऑफ द प्लैंक इज हाउ मच? इट इज 20 kg. सही है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, प्लैंक हमारा एक्स जितना पीछे गया है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया है ना, लेफ्ट में गया, तो हम लिख सकते हैं सर माइनस एक्स. ठीक है. ये सारी चीजें क्लियर है हमको. अब ये तो समझ में आ गया कि प्लैंक पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि प्लैंक पर जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो पीछे की तरफ लग रहा है और गर्ल पर आगे की तरफ लग रहा है. इसलिए गर्ल आगे की तरफ और प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, है ना. यहाँ पर ये जो प्लैंक जिस सरफेस पर रखा है वो फ्रिक्शन लेस लेकर ही है, लेकर चल रही है हमको. करेक्ट. क्या क्वेश्चन में बोला है? अ वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. वो कहां पर रखा हुआ है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा हुआ है. क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन होता तो फिर क्या होता? अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होता तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स लगता, और फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से जो हमारा प्लैंक है वो अब मूव नहीं कर पाता. करेक्ट. बट ये फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है. सो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्योंकि ये स्मूथ है. यहाँ पर सरफेस और प्लैंक के बीच जो है वो स्मूथ है, बट गर्ल और प्लैंक के बीच में स्मूथ नहीं है. यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रेजेंट
होना चाहिए। अगर ये स्मूथ होता तो गर्ल आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो प्लैंक और गर्ल के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बट प्लैंक और सरफेस के बीच में नहीं है यहाँ पर। ये हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर मैं इस गर्ल को और इस प्लैंक को एक सिस्टम एज्यूम कर लूं, है ना, अगर मैं इस गर्ल को और इस प्लैंक को एक सिस्टम एज्यूम कर लूं, तो फिर इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो लगी नहीं ना, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है इस पूरे सिस्टम पर। अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, करेक्ट। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा यहाँ पर। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 del x1 m2 del x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो जैसा कि हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो होना चाहिए। मैं जीरो रखता हूँ, m1 प्लस m2 को भी इधर भेजूंगा तो सब जीरो हो जाएगा। What is the value of m1? It is 60 kg. What is the del x1? Here it is 10 minus x. Plus what is the m2? Here it is 20 kg. And what is the del x2? Here it is minus x. करेक्ट। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा हमारा 600 माइनस 60x माइनस 20x, सही है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 600 माइनस 80x इक्वल टू 0। सो 0 से एक 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो x इक्वल टू मेरे पास में कितना आ रहा है, ये रहा माइनस 60 डिवाइडेड बाई 8। बोलो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब 60 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है बताओ मुझे, इसे कैंसिल आउट करो। सो ये आ जाएगा आपका 7.5, x इक्वल टू माइनस 7.5 मीटर। मतलब ये जो प्लैंक है वो 7.5 मीटर बैकवर्ड जाएगा। करेक्ट। नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पर 7.5 मीटर। तो गर्ल जब यहाँ पर 10 माइनस एक्स जितना आगे आएगी, है ना, तो ये जो प्लैंक है वो डिस्प्लेस होगा माइनस 7.5 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is fired so that the horizontal range is 4 km. At the highest point the projectile explode in two part of masses m/4 and 3m/4 respectively, and the heavier part start falling down vertically with zero initial speed. The horizontal range distance from the point of the firing, the lighter part is what? The horizontal range of the lighter part पूछा गया है, क्या होगी उसकी हॉरिजॉन्टल पार्ट की रेंज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं ताकि इजी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें हो क्या रहा है। तो मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ पर हमारे पास में एक मिसाइल है। एक मिसाइल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक मिसाइल है। ये मिसाइल को किसी एंगल पर फायर किया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। अगर ये ब्रेक नहीं होती तो इसकी रेंज कितनी है, 4 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सो व्हाट इज द रेंज हियर, इट इज द 4 किलोमीटर। बट क्या हो रहा है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, करेक्ट। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो क्या होता है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है ये। एक पार्ट ये हो गया लेट सपोज, और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक होगी। अब ये हमारा हैवियर पार्ट और इसका जो मास है वो है m1 इक्वल टू 3m/4, और जो सेकंड पार्ट है उसका मास है m2, इट इज m/4। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। अब क्या होता है, जो हमारा हैवियर पार्ट है, क्वेश्चन में बोला है एंड द हैवियर पार्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन वर्टिकली विद जीरो इनिशियल स्पीड। जो हैवियर पार्ट है वो नीचे गिरना शुरू होता है और जीरो वेलोसिटी के साथ में गिरता है यहाँ पर, ठीक है, जीरो वेलोसिटी के साथ में गिरता है। तो वो यहाँ पर गिरेगा। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ब्रेक हो रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3m/4 निकालूं एंड दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
और ये हो गया मेरा 0,0। तो इस पॉइंट से मुझे निकालना है। इस पॉइंट से मैं निकालूंगा, फिर देखो क्या होता है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट देखूं फ्रॉम हियर, तो वो कितना है, वो हो जाएगा मेरा डेल x1, एंड डेल x1 इक्वल टू कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा यहाँ पर रेफरेंस से, मतलब हाँ रेफरेंस से ये जहाँ पर गिरेगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 किलोमीटर। अब सिमिलरली मुझे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है ना। क्या बोला गया है, द हैवियर पार्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन वर्टिकली विद जीरो इनिशियल स्पीड, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द लाइटर पार्ट। ये जो लाइटर पार्ट है वो कहाँ पर जाके गिरेगा, तो लेट्स सपोज वो आगे गया और कहीं आगे जाके गिर रहा है वो, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, और ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं, इस रेफरेंस पॉइंट से, है ना। तो हमें ये डेल x2 यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये कितना होना चाहिए। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल x1 m2 डेल x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। रेफरेंस पॉइंट से देखो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर हुआ है, वो यहाँ पर होगा, है ना। ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो किसकी है, सेंटर ऑफ मास की तो है। तो इनिशियली यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास, और सेंटर मास फाइनली कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन कितना है, वो है हमारा 4 किलोमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। m1 कितना है, 3m/4 है। व्हाट इज द डेल x1 हियर, डिस्प्लेसमेंट देखें फर्स्ट पार्ट का फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये कितना हो रहा है, 2 किलोमीटर हो रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है ना वो, तो 2 हो जाएगा। m2 देखो इट इज m/4, ठीक है। और डेल x2 देखो यहाँ पर डेल x2 कितना होगा, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना, तो एज इट इज होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको ऐड करेंगे तो m आ जाएगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सारे m एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कर रहे हैं। तो ये 4 इक्वल टू, ये 2 है 4 है, ये 2 हो जाएगा, तो 3/2 होगा, प्लस करेक्ट 1/4 डेल x2 हो जाएगा यहाँ पर, ऑलराइट। तो ये हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल x2 इक्वल टू बाई 4 माइनस 3/2, करेक्ट। तो 8 माइनस 3 5/2 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 होगा, 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है इसमें, 10 किलोमीटर। तो जो लाइटर पार्ट है वो कहाँ पर डिस्प्लेस होगा, है ना। अगर यहाँ से देखा जाए तो कहाँ पर जाके गिरेगा, 10 किलोमीटर पर जाके गिरेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि ये जो लाइट हैवियर पार्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। और जिस पॉइंट पर एक्सप्लोजन होगा उस पॉइंट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर में अगर देखा जाए। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बट वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो ये सेंटर मास वाली मेथड है वो बेस्ट है इसके लिए। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। Now we will discuss about the center mass for the laminar type body with a uniform negligible thickness। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल बॉडी है उसके लिए हम सेंटर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमें ऑलरेडी ये तो पता ही है करेक्ट कि पोजीशन ऑफ द सेंटर मास का फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब मैं मास को क्या, मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। अगर कोई डिस्क है, ऑलराइट कोई डिस्क है और वो यूनिफॉर्म है, तो उसकी जो थिकनेस होगी वो हर जगह बराबर ही होगी, है ना। उसकी जो थिकनेस होगी डिस्क की वो हर जगह बराबर ही होगी, मतलब थिकनेस उसकी बराबर ही रहेगी, तो थिकनेस बोल देता हूँ टी है। अगर यूनिफॉर्म है करेक्ट, तो उसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी हर जगह। और लेट सपोज उसका एरिया ए है, तो मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो यहाँ पर वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू थिकनेस, ये लिखा जा सकता है। दिस इज द मास, तो मास को हम रो इंटू एटी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो अगर यूनिफॉर्म है ना, और हम लोग
उस डिस्क में कुछ मास ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ मास सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से, तो फिर जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी और थिकनेस भी सेम ही रहेगी। करेक्ट, जो बदलेगा वो बदलेगा एरिया। तो मैं m1 की जगह पे लिख सकता हूँ रो1 a1 t, m2 की जगह लिख सकता हूँ रो a2 t, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। करेक्ट, ऐसे ही m1 को लिखूंगा रो a1 t। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इट, ये सारे रो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सारी थिकनेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। करेक्ट, तो हमारे पास में होगा a1 r1 प्लस a2 r2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर मास, ये हमारे पास में पोजीशन ऑफ द सेंटर मास आ जाएगा एरिया के फॉर्म में। तो कभी अगर हमारे पास में मास नहीं है, हमारे पास में एरिया है ना, क्वेश्चन में एरिया गिवन है, तो भी हम उसका सेंटर मास फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास एरिया है। लेकिन कंडीशन ही है कि जो बॉडी होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। सो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। देखो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, यहाँ पर फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर मास ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन द फिगर। करेक्ट, तो हमें यूनिफॉर्म लेमिना का मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी का यहाँ पर सेंटर मास फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं 0,0, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। ऑलराइट, अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसमें ये जो पूरी डिस्क है ना, उसका सेंटर मास दूंगा और उसको बॉडी नंबर 1 बोल दूंगा पूरी डिस्क को। अब पूरी डिस्क का जब इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है मास, तो इसका सेंटर मास कहां पर होगा, इसका सेंटर में होगा, है ना। तो 0,0 पर ही होगा इसका सेंटर मास फुल डिस्क का। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट बॉडी का। इसमें आपको दिख रहा है ये इसका जो रेडियस है वो a है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई a स्क्वायर, है ना। इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास देखा जाए तो पूरी डिस्क का जो सेंटर रहेगा वो उसके सेंटर में रहेगा, मतलब रेफरेंस पॉइंट पर ही लाई करेगा, तो x1 तो 0 हो जाएगा, है ना। अब ये जो रिमूव पोर्शन है उसका देखो, उसका सेंटर कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, है ना। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक a है हमारा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए रिमूव पोर्शन के, वो होंगे a/2, 0। ये आपको क्लियर हो रहा है ना। तो जो रिमूव पोर्शन है उसका अगर एरिया बोलो, उसे सेकंड बॉडी बोल देते हैं a2, है ना। और उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा पाई, उसकी रेडियस है a/2, सो जाएगा a²/4। करेक्ट, पाई a²/4। फिर उसके बाद में जो x2 होगा वो कितना होगा, पोजीशन ऑफ द सेंटर मास, वो हो जाएगा हमारा a/2। ये क्लियर है ना, एक्स कोऑर्डिनेट उसका a/2 होगा। अब उसके बाद में मुझे फॉर्मूला पता है, पोजीशन ऑफ द सेंटर मास हो जाएगा m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम लोग अभी यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या होगा। सो सबसे पहले अब यहाँ पर हमारे पास में एरिया, तो मैं इसे एरिया के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मास के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जिसके फॉर्म में भी लिखूंगा आंसर सेम ही आएगा। तो हमारे पास में एरिया, तो मैं इसे एरिया के फॉर्म में लिखता हूँ, लिखूंगा यहाँ पर a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। सो व्हाट इज द a1 हियर, a1 हो जाएगा हमारा पाई a², सही है, ये पाई है। व्हाट इज द x1 हियर, x1 हो जाएगा 0, प्लस व्हाट इज द a2, इट इज पाई a²/4। व्हाट इज द x2 हियर, इट इज a/2। करेक्ट, डिवाइडेड बाय a1। अच्छा, इसमें हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। अब यहाँ माइनस क्यों लगाएंगे, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है इस पार्ट को। अगर ऐड किया जाता कुछ पार्ट को तो हम लोग प्लस लगाते हैं, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर माइनस साइन पुट कर देता हूँ। सो इट a1 इज व्हाट, इट इज पाई a² माइनस a2, a2 इज व्हाट, इट इज पाई a²/4। ऑलराइट, ये हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये तो 0 हो ही गया, नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई a³ डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 पाई a² डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये 4 है, ये 2 हो जाएगा,
और ये 6, तो ये बचेगा हमारे पास में -a/6। ये आ रहा है हमारा x कोऑर्डिनेट, करेक्ट, सेंटर मास का। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है जब आप इस पोर्शन को रिमूव कर दोगे तो सेंटर मास है वो टूवर्ड द लेफ्ट शिफ्ट करेगा, एंड उसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे -a/6, 0। अब y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। कैसे बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट 0 होगा? y कोऑर्डिनेट को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर देखो किसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो डेफिनेटली जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो y हमारा 0 का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री से हम लोग इसको बोल सकते हैं। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को, है ना? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, जैसे कि मान लो और थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट। सो लेट सपोज हमारे पास में एक इस टाइप का स्क्वायर है, स्क्वायर रख लेता हूं मैं, करेक्ट। और इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके ऊपर, और नीचे स्क्वायर रखा हुआ है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 0,0, ये हो गया x एक्सिस एंड ये हो गया हमारा y एक्सिस, करेक्ट। अगर मैं इसके विड्थ की बात करूंगा तो ये a हो जाएगा, करेक्ट। ये स्क्वायर प्लेट है तो इसकी साइड लेंथ है a, और स्क्वायर प्लेट है तो सभी लेंथ a ही होंगी। ये भी a है, ये स्क्वायर प्लेट है। एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी जो सारी लेंथ्स हैं वो a ही है, ठीक है। हमें इसको रेफरेंस पॉइंट लेना है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, और इस पॉइंट के अबाउट मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, करेक्ट। तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये हो जाएगा मेरा पार्ट नंबर 1 स्क्वायर प्लेट, और ये ट्रायंगुलर प्लेट है पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका सेंटर मास मैं फाइंड आउट करता हूँ फ्रॉम द रेफरेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2, a/2, सही है। अब इससे कैलकुलेट करो, है ना? तो ये लेट सपोज मान लो इसकी हाइट h है, तो हमें पता है और हमने डिस्कस भी किया था एक ट्रायंगुलर प्लेट में जिसकी हाइट h हो, तो उसका जो सेंटर मास होगा वो h/3 पर होता है बेस से, तो मतलब ये h/3 पर होगा। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल 60 डिग्री होंगे, ये हाइट कैलकुलेट कर लोगे। जो भी हाइट आएगी उसे 3 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट सेंटर मास एंड बेस के बीच का लेंथ, तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो सेकंड बॉडी है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? सेकंड बॉडी का सेंटर मास का, तो वो ये डिस्टेंस होगी, करेक्ट। एंड ये डिस्टेंस कितना होगा आपका? a/2। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? a प्लस, करेक्ट, h/3। इसको ऐड करोगे तो y भी मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, है ना? यहाँ पर x1 आपका क्या मिला? a/2, और y1 भी मिल गया आपका a/2। तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए बॉडीज के। अब उसके बाद में हमें क्या करना है इसमें? उसके बाद में आप क्या करोगे इसमें? 1 मिनट, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। उसके बाद में मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास फाइंड आउट करना है। सो मैं फॉर्मूला लिखूंगा HCM इक्वल टू, करेक्ट, हम यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं, A1x1 प्लस A2x2। देखो अब यहाँ पर प्लस मैंने लगाया है, यहाँ पर मैंने क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं किया है इसमें से कि इतना ट्राइंगल जितना एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो फिर मैं माइनस लगाता, बट यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं प्लस ही लगाऊंगा। तो A1x1 प्लस A2x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। A1 कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे, A2 आप कैलकुलेट कर लोगे विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला x1 x2 रखोगे, एंड यू विल गेट x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट के लिए भी करोगे, A1 y1 प्लस A2
y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, और इससे आपको y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास मिल जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से हम x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास फाइंड आउट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, वो आप खुद से ट्राई करना, सिंपल ही है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक एक्सिस और ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई हमारी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑलराइट। और यहाँ पर एक प्लेट बना लेते हैं, ये प्लेट हो गई, स्क्वायर प्लेट है, ये सेंटर है। करेक्ट। आपको क्या करना है, स्क्वायर प्लेट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके अबाउट आपको कैलकुलेट करना है 0,0। ऑलराइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड लेंथ है a, आपको इसे सेंटर मास निकालना है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, हमें इतना पोर्शन को रिमूव कर देना है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन हमें रिमूव करना है। यहाँ पर बचे हुए पोर्शन का हमें निकालना है। मतलब अगर इस पोर्शन को मैं रिमूव कर दूंगा, सो फिर क्या होगा, देखो, तो बचा हुआ पोर्शन हमारा कौन सा होगा, ये होगा। राइट। ये बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो एक पार्ट हमने, मतलब फोर पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट को रिमूव कर दिया। अब बचा हुआ पोर्शन हमारे पास में ये है, इस पार्ट का आपको सेंटर मास फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक स्क्वायर प्लेट लेनी है और उसका 1/4 पार्ट आपको इस तरीके से रिमूव कर देना है, और बचे हुए पार्ट का आपको सेंटर मास निकालना है। सो मैं इसमें आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आपको करना चाहिए। जैसे आप पहले पूरी बॉडी का सेंटर मास निकाल लो, ठीक है, x1 y1 निकाल लो, फिर रिमूव पोर्शन का निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप फॉर्मूला यूज करोगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। करेक्ट। तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि एरिया को इसमें माइनस किया गया है ना, सब्ट्रैक्ट किया गया तो माइनस लगा देंगे, ऐड किया तो प्लस लगा देंगे। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, दो अलग अलग पार्ट थे, है ना, इसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो प्लस लगाया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो माइनस लगाना है ना। ऐसे बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास में निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। लेकिन आपको इंडिविजुअल एरिया दोनों का सब्ट्रैक्टेड पार्ट और टोटल बॉडी का वो निकालना पड़ेगा, और उनके सेंटर मास भी निकालने पड़ेंगे, फॉर्मूले में रखोगे, देन यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करोगे। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप। ऐसे सिंपल सा एक और बना लेते हैं। एक और स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं यहाँ पर, स्क्वायर प्लेट, और इसके ऊपर एक डिस्क रख लेते हैं। डिस्क रख दी मैंने इसके ऊपर, ठीक है, डिस्क रख दी। ऑल राइट। सो डिस्क आ गई है। अब क्या करना है, अब इसका सेंटर मास फाइंड आउट करना है। ये रेफरेंस पॉइंट ले लेना यहाँ पर, इसके अबाउट आप कैलकुलेट करोगे 0,0। स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ ए ले लेते हैं, है ना, इसका भी डायमीटर ए हो जाएगा, देखो एग्जैक्ट इसके बराबर ही है। इसका भी डायमीटर कितना है, ए के बराबर ही है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। और साइड लेंथ ए है, इसका डायमीटर आपको पता चल ही गया है। एंड देन उसके बाद में आप सेंटर मास फाइंड आउट करना है इंडिविजुअली, एंड देन उसके बाद में सॉल्व कर लेना फॉर्मूले का यूज करके, आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आई होप आप ये भी कर लोगे इसी सेम मेथड से। नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, three bricks each of length L and mass M are arranged as shown from the wall. The distance of the center mass of the system from the wall is 1.
तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द वॉल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें 3 ब्रेक्स है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली इन सभी बॉडी का सेंटर मास फाइंड आउट करूंगा, जैसे अभी तक करता आ रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास 3 ब्रेक्स है। ये फर्स्ट ब्रेक हो गई, इनको नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट ब्रेक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारी थर्ड ब्रेक है। करेक्ट। इसका सेंटर मास यहाँ पर होगा, और ये डिस्टेंस मेरी हो गई x1, और x1 कितना होगा, l/2 के बराबर। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये l/2 के बराबर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये तो काफी छोटा छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर, जूम करके कर लेते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि थोड़ा इजीली हम लोग इसको कर पाए कैलकुलेशन। देखो ये हो गया इसका सेंटर मास, ये मेरी फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड है, एंड ये थर्ड बॉडी है। करेक्ट। सो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2, x1 हो जाएगा l/2। ये इसका सेंटर मास है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 इक्वल टू l। इसका यहाँ पर है ना, इसका यहाँ पर होगा सेंटर, और ये डिस्टेंस l होगी फ्रॉम द वाई एक्सेस। अब इसका देखो सेंटर मास इसके ब्रिक्स के सेंटर में होगा, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये डिस्टेंस होगी आपकी l/4। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, ये आ रही है l/4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है l। तो टोटल कितनी हो गई, l प्लस l/4। करेक्ट। तो x3 कितना आ रहा है, l प्लस l/4। सो ये हो जाएगा 5l/4। सही है, ये x3 आ गया, x3। सो हमारे पास में x1 x2 x3 आ चुके हैं। अब उसके बाद सेंटर मास का फॉर्मूला लगाओ, m1 x1 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो व्हाट इज द m1, देखो सभी ब्रिक्स का मास तो m ही है, तो m ले लो आप, m। व्हाट इज द x1 हियर, इट इज l/2। सही है। फिर m2, फिर उसके बाद में x2 कितना है हमारे पास में, इट इज l प्लस m, एंड x3 कितना है 5l/4 डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m, मतलब 3m हो जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सारे m तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना। तो l/2 प्लस l प्लस 5l/4 डिवाइडेड बाय 3। करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। बस इतना ही करना था इसमें, आपका आंसर आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसमें और तरीके के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मान लो और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ब्रिक्स वाला था, है ना। इसमें हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअली सेंटर मास फाइंड आउट किया सभी बॉडीज का, और इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लिया, है ना। इसमें मास दिया तो मास ले लिया, एरिया होता तो एरिया से भी कर लेते, यूनिफॉर्म बॉडी अगर होती तो भी वही आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे इसमें देखो एरियाज है, इसमें भी एरियाज है ना। नाउ अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। एक सिंपल सा पूछता हूँ, जैसे आपने ये क्वेश्चन समझा होगा, इसी के बेसिस पर है। एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये एक्सेस हो गई, ये है एक्स एक्सिस, एंड ये है वाई एक्सिस। करेक्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें कुछ ब्रेक्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ब्रेक्स ले लेते हैं। फर्स्ट ब्रेक हो गया, देन सेकंड ब्रेक, एंड एक और ब्रेक ले लेते हैं थर्ड, इसको भी इसके सेंटर से रखते हैं। थर्ड ब्रेक्स हो गया। सो साइड भी रखते हैं ब्रेक्स को। फर्स्ट ब्रेक,
सभी ब्रिक्स की लेंथ वेट सब कुछ सेम है। इसको इसके सेंटर पर रखा। नाउ एक और ब्रिक्स लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो इसका सेंटर मास हमें फाइंड आउट करना है पूरे सिस्टम का। करेक्ट। इसका सेंटर मास हमें निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आपको बताना है इसका क्या होगा। करेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आपको बताना है क्या होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें कैलकुलेशन की कोई भी जरूरत है ही नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम सिमेट्री से भी सेंटर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया है। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। करेक्ट। तो पूरा स्ट्रक्चर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो इसी वाई एक्सिस पर लाई करेगा। सो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? सो इट इज 0। करेक्ट। क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 ही होगा। ऑलराइट। So this is the answer for this question. Now I have one more question. Correct. A thin bar of length L has a mass per unit length lambda that increase linearly with the distance from one end. If its total mass is m and its mass per unit length at the lighter end is lambda naught, then the distance of the center mass from the lighter end is what? So इसमें हमें सेंटर मास ही फाइंड आउट करना है। करेक्ट। बट इसमें मास जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। करेक्ट। इसमें आपको दिमाग लगाना है और मास इसमें वेरी कर रहा है। ऑलराइट।